फ्रेंड्स, आज हम सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और सामाजिक विज्ञान विषय जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपका सामाजिक विज्ञान में हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास के अंदर जो भारत और समकालीन विश्व प्रथम है, क्लास 9 अध्याय फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति को हम जो है पढ़ रहे थे। आज जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने फ्रांसीसी क्रांति को जो है उसके बारे में स्टार्ट कर चुके थे और उसके बारे में हमने 3 स्टेट जो थे वो पढ़ा। और जो फ्रांस जो है लुइस 16वें का जो शासनकाल चल रहा था, किस स्थिति से गुजर रहा था, कैसी स्थिति उस समय हो गई थी फ्रांस की, उस स्थिति को हमने जाना था। अब आगे जो है, और मैंने आपको जो है ये जो ये जो आपका डायग्राम लर्न करने के लिए बोला था। आपको ये लर्न होना चाहिए। ये सारे जो कर हैं वो लर्न होने चाहिए। जो नए शब्द हैं, जो नए शब्द आते हैं वो आप लर्न किया कीजिए, ठीक है। आगे देखो, आगे हमने जीने का संघर्ष जो था वह समझ चुके थे और इसके आगे का जो है जीवन का संकट कैसे उत्पन्न होता है, ये आपका जो है एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम को देखना है। इस डायग्राम में देखो कि जीवन का संघर्ष जो है किस प्रकार से हो रहा है कि खराब फसल हो रही है। फसल के कारण जो है अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। यानी जो लोग थे वो जो फसल के ख़राब होने के कारण जो है जो गरीब जो व्यक्ति था, गरीब वर्ग का जो व्यक्ति था, कमज़ोर वर्ग का, किसान वर्ग का जो व्यक्ति हैं, उनको एक तो उनके पास में जो है उनको कर बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ रहा था। जैसे कि हमने कल पढ़ा था जो कर थे उनके बारे में, तो वो कर भी अदा कर रहे हैं। उनकी फसल जो है ख़राब हो रही है, उसके बावजूद भी जो है उनकी स्थिति और ख़राब होती जा रही है। और इसके कारण जो है महामारी जैसा ये जो रूप है, संकट जो है उनके जीवन का वह उत्पन्न होता जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। जब इनकी पहले भी ऐसी कभी स्थिति आई थी, अकाल वाली स्थिति किसान वर्ग की, तो वह विद्रोह इस समय में विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ चुके थे, ठीक है। तो जो किसान वर्ग जो हमने जो तीसरा वर्ग पढ़ा है, तो उसमें किसान वर्ग के साथ साथ में एक ऐसा वर्ग भी था जो शिक्षित वर्ग था। तो वो शिक्षित वर्ग ने क्या किया कि वो जिम्मेदारी उठाई। जो था शिक्षित वर्ग, उन्होंने जो है अपने नए विचारों के संपर्क में आ सके। उन्होंने मतलब कि इस जो चीज़ें जो हो रही थी किसानों के साथ में, जैसी स्थिति बन रही थी किसानों के साथ में, तो उस समय जो है जो शिक्षित वर्ग था वह आगे आया। और ये सारी जो हम घटनाएं पढ़ रहे हैं वो कौन सी सदी की हैं? 18वीं सदी की है। तो आपको जो है समय काल को ध्यान में रखते हुए जो है वह पढ़ना है आगे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे सभ्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारिक व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। तीसरे वर्ग में जो है वकील, जो शिक्षित वर्ग के अंदर जो वकील पेशेवर लोग थे वह भी आए। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह कल्पना जॉन लॉक और जियाजोक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी अपने 2 ट्रियाजेस ऑफ गवर्नमेंट। ये जो नाम है आप इसको अंडरलाइन करना, जो ये दे रखा है, ठीक है। ये जो यहाँ दे रखा है, जैसे मैं आपके बुक्स में जो पढ़ रही हूँ उसको ध्यान से देखा। आपकी बुक्स में से ही मैं पढ़ रही हूँ और समझा रही हूँ, ठीक है। तो जो बुक है उसमें से आपको, उसमें जो है ये वाली जो लाइन है वो ये आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है। क्रियाकलाप जो है यहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता आपके, ठीक है। आगे देखो, लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो की अहम भूमिका रहती है। रूसो जो नाम दे रखा है आपका यहाँ पे, ये नाम जो है आपके जहन में छप जाना चाहिए। ये रूसो जो नाम है आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। देखो आगे रूसो के विचार इम्पोर्टेंट हैं, रूसो ध्यान में रखना है। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा।
मॉन्टेस्क्यू का याद रखना है। मॉन्टेस्क्यू की जो बुक है जो उन्होंने रचना की है, अंडरलाइन करना मॉन्टेस्क्यू की रचना, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये इनकी रचना है मॉन्टेस्क्यू। ये जो महत्वपूर्ण नाम है फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत। आपको अभी तक 3 नाम जो इम्पोर्टेंटली जो सुनने को मिले हैं अभी तक, एक तो लुई सोल्वा इम्पोर्टेंट, रूसो जिसके विचार जो हैं महत्वपूर्ण रहते हैं फ्रांस की क्रांति के दौरान। तीसरा जो नाम आता है मॉन्टेस्क्यू या मॉन्टेस्क्यू, दोनों एक ही हैं। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो है उन्होंने रचना की थी। यह जो है फ्रांस की क्रांति में जो है अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे देखो, सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही, किसने कही? जैसा कि मैंने कहा कि फ्रांस की क्रांति में ये जो नाम बोले हैं रूसो और मॉन्टेस्क्यू, ये जो 2 नाम हैं वह इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने इस चैप्टर में। तो जो मॉन्टेस्क्यू की जो ये बुक है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इसमें इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जो सरकार के अंदर जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो एक सरकार का अहम हिस्सा होती हैं, तो उनका जो है उनके बीच जो सत्ता विभाजन की बात किसने कही है फ्रांस में? मॉन्टेस्क्यू ने कही है। ये लाइन आपकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको अंडरलाइन करना है आपको। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। ये जो मॉडल जो बताया विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सत्ता विभाजन के बाद जो मॉन्टेस्क्यू ने कही है, वह ऐसी ही सत्ता विभाजन जो है ये मॉडल, इस मॉडल को आधार बनाकर कहाँ पे हुआ है? ब्रिटेन में। ठीक है, जब 13 उपनिवेश जब आज़ाद हुए थे संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित किया गया था और इसी मॉडल की सरकार बनी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में बनी थी और जब वह ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। आगे देखो, फ्रांस ने राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा की महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिक के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों व शैलान की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों व अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। जो ये उस समय जो है प्रचार प्रसार का जो कारण, जैसे कि मैंने रचना बोली थी मॉन्टेस्क्यू की द स्पिरिट ऑफ द लॉज, तो ये जो है ये बुक्स की जो रचना कर रहे थे उस समय जो है लोगों में क्रांति फैलाने का कार्य कर रहे थे उस समय, इन बुक्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, इन पुस्तकों के माध्यम से। ठीक है, ये उनमें क्रांति की भावना पैदा कर रही थी ये जो बुक्स थी। ठीक है, आगे देखो, इसी समय लुई सोल्वे द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। वापस से जो है लुई सोल्वा कर की जो है वापस बात कहता है, कर को वापस जो है लागू करने की बात कहता है। ठीक है, ये जो चीज़ दे रखी है आपके इसके अंदर, प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभव का वृत्तांत। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दांतन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा। ये जो चीज़ है वहाँ की उस स्थिति को बताती है, या चलो मैं समझा ही देती हूँ आपको। उस समय जो है उस समय की एक पत्र की बात लिखी गई है, उस समय की स्थिति को जो बयां करती हैं, कैसी उस समय की स्थिति जो 18वीं शताब्दी में फ्रांस में जो चीज़ें चल रही थी, क्या चल रहा था, कौन कौन से जो है कार्यकर्ता क्या क्या कार्य जो है स्टार्ट कर रहे थे, वह हम देख रहे हैं। मैं प्लोसिस के आवासीय कॉलेज में था, ये मित्र को पत्र लिख रहा है। ठीक है, जॉर्ज जो है, मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था, वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सान्निध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब से 1 सू फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था। ठीक है, वहाँ की स्थिति को बयां कर रहा है ये चीज़ें। तो ये चीज़ें आप क्या करना है, जो ये दे रखी है इतना इम्पोर्टेंट वैसे नहीं है, बस इस स्थिति को कि आपको जानना है कि उस स्थिति के समय क्या किस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हो रही थी। तो आपको ये वाली जो चीज़ है वो आप सेल्फ पढ़नी है। ठीक है, आगे देखो, क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। क्रांति की शुरुआत पढ़ेंगे हम, कैसे और किस प्रकार से हुई है क्रांति की शुरुआत। ठीक है, पिछले भाग में आप देख चुके हैं, यानी हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि किन कारणों से जो है लुई सोल्वे ने कर बढ़ा दिए थे। ये हम कारण पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से जो है लुई सोल्वे का जो है कर जो है बढ़ता जा रहा था, किस प्रकार लुई सोल्वे पर जो है राजकोषीय भार बढ़ रहा था, तो उसने कर को बढ़ाना शुरू कर दिया था। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था।
इसके लिए उसे स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ी थी। ठीक है, स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। यहाँ पर स्टेट जनरल एक 3 कल जो है हमने स्टेट पढ़े थे, यहाँ पर स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था बताई गई है। ठीक है, स्टेट जनरल जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। 3 स्टेट जो थे अपने अलग अलग जो है प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही ये निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। ठीक है, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। ठीक है, प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में, आपको पता है 3 स्टेट के बारे में कल हमने पढ़ा है, मैंने आपको इम्पोर्टेंट भी करवाया है। ये तीनों स्टेट जो हैं, जो जिसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं आपको पता है। ठीक है, उसी के बारे में इसमें बात हो रही है। ठीक है, तो जो पहले और दूसरे स्टेट की बैठक में अपने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधि इसकी अपेक्षाकृत समृद्ध शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों तथा कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों और मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वें इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ मतदान की बात चल रही है। पहले जो उस समय जो है मतदान, जो आज जो वर्तमान में मतदान होता है, उसकी अहमियत जो है व्यक्ति समझता नहीं है कि उसकी, पहले लोगों ने इस मतदान के लिए कितने अपने जो हैं युद्ध किए हैं, इस मतदान के लिए सेल्फ जो है क्रांतियाँ की हैं सिर्फ इस मतदान के लिए। वही मतदान जो आज जो है हम छुट्टी बनाकर बैठ जाते हैं, जो लोग देते नहीं हैं। तो मतदान के बारे में वैसे आप सभी जानते हैं मतदान के बारे में, तो ठीक है, तो उसी मतदान की बात यहाँ पर स्टेट जनरल के अंतर्गत हो रही है। तीसरे स्टेट जो हैं वो मतदान की बात कर रहा है कि हम उनको जो है अधिकार दिया जाना चाहिए, एक मत नहीं बल्कि अधिकांश सभी को जो है मत देने का जो है अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने जो तीसरे वर्ग ने जो है मांग रखी है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने, मतलब कि उन्होंने कहा कि सिर्फ एक सदस्य नहीं, हमारा जो तीसरे स्टेट का जो प्रत्येक सदस्य है वो प्रत्येक सदस्य जो है मतदान करेगा। ये जो है तीसरे स्टेट जो है मांग कर रहा है। ठीक है, जिससे हाँ, यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जो अभी वर्तमान में हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक यानी कि लोगों को भी मतदान की जो है एक आम इंसान, प्रत्येक इंसान का एक अधिकार होता है कि वह क्या दे, मतदान दे। तो एक ये लोकतांत्रिक सिद्धांत की बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, रूसो की पुस्तक नाम दे रखा है, अंडरलाइन करना है आपको। रूसो की पुस्तक दे रखी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। रूसो की पुस्तक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। जब उन्होंने ये मांग रखी कि हमें भी हमारे प्रत्येक सदस्य को जो है मतदान जो है दिया जाना चाहिए, के द्वारा दिया जाना चाहिए, लेकिन जो ये जो प्रस्ताव था ये तीसरे स्टेट का, इसको जो है मना कर दिया गया। तो तीसरा स्टेट जो था क्या किया कि उन्होंने स्वतः ही जो है वहाँ से, वह सभा से जो है चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। जब उनकी बात नहीं मानी गई तीसरे स्टेट की, तो तीसरा स्टेट वहाँ से तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद में क्या करता है, ये टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं, इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं, और वहाँ जो है टेनिस कोर्ट में जो है नेशनल असेंबली घोषित करते हैं अपने आप को। तीसरा स्टेट अपने आप को क्या घोषित करता है, नेशनल असेंबली। कब? 20 जून को। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। ये 1789 की बात चल रही है, 1789, ये याद रखना। यहाँ पे पहले ये बैठक बुला रहा है 5 मई 1789 को। 20 जून 1789 को जो है 89 को जो है ये तीसरी स्टेट जो है अपना घोषित कर रही है, नेशनल असेंबली घोषित कर रही है खुद को। ठीक है, 20 जून 1789, ये सन जो है याद होना चाहिए, 1789 आप लर्न कर लेना। नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, शपथ ली कि जब तक यहाँ सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक ये असेंबली भंग नहीं होगी। और उन्होंने शपथ क्या ले रहे हैं, टेनिस कोर्ट में इन्होंने जो है नेशनल असेंबली खुद को घोषित भी कर दिया। और घोषित करने के बाद में यह जो है शपथ लेते हैं कि जब तक
जो सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला कोई संविधान नहीं आ जाता, तब तक ये जो हमने असेंबली बनाई है, नेशनल असेंबली, वो जो है भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिरावियो और आबेसी है। अंडरलाइन करना इनको। नेतृत्व कौन कर रहा है? नेशनल असेंबली जो घोषित हुई है उसका नेतृत्व कर रहा है मिराबियो व आबेसी। ठीक है। अब ये लोग थे कौन? मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन ये सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली, वर्साई से जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसी मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी। ये आपको अंडरलाइन करनी है पुस्तक का नाम। ठीक है, कि कौन लिख रहा है? ये मिराबियो। ठीक है। आपके यहाँ पे साइड में जो है कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दे रखी हैं। इसमें जैसे कि मैंने कहा आपकी एक जो 1789 महत्वपूर्ण रहती हैं। इसके बाद में आप एक बार इसको रिवाइज़ कर लेना, लेकिन बाकी के इम्पोर्टेंट जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है 1789 रहता है। ठीक है। इसमें जो है स्टेट जनरल, तीसरे स्टेट नेशनल असेंबली घोषित हो रहा है 1789 में, जो हम देख चुके हैं। बास्तिल पर हमला भी 1789 में हो रहा है। देहात में किसानों का विद्रोह भी 1789 में हो रहा है। 1774 में फ्रांस राजा बनता है, सरकारी खजाना खाली हो चुका है, उस समय की बात कही गई। ये सारी जो दे रखी है वो इम्पोर्टेंट है, ये सारी की सारी लर्न करना है। ठीक है, सारी वैसे इंपॉर्टेंट ही है आपके, लेकिन मैंने आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई है। इंपॉर्टेंट तो सारा है, सारे सन जो दे रखे हैं इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट की बात करती हूँ तो वो 1789 है। ये तो आपको लर्न होना ही नहीं चाहिए। बाकी कुछ लर्न हो नहीं हो, इसमें आपको 1789 लर्न होना चाहिए। ठीक है। ये भी आपकी इम्पोर्टेंट रहता है 1815। आगे देखो, ये देखो इस तरह की जो है उस समय की स्थिति थी टेनिस कोर्ट में जब ये शपथ ले रहे थे। ठीक है, जो जब उन्होंने अपना जो है नया नेशनल असेंबली संविधान किया और उन्होंने शपथ ली कि हम जो है सम्राट की जो शक्ति है उसको कम करके रहेंगे। आगे देखो, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। मतलब कि जब फसल ख़राब होगी तो जाहिर सी बात है कि अन्न नहीं होगा, तो अनाज की जो कीमतें बढ़नी ही है। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर मतलब वही स्थिति है कि जब चीज़ें नहीं होती हैं तो लोग और जो है उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया, क्योंकि दुकान वाले जो हैं जमा करके रखे थे जो भोजन था, जो सारी अनाज था उसको। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। जैसा कि अभी बोला बास्तिल का युद्ध 1789, तो 14 जुलाई 1789 है। जैसा कि मैंने बोला 1789 तो आपके इम्पोर्टेंट ही है। इसको 1789 तो ये सन जो है आप लर्न कर लेना। फ्रांस की क्रांति में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है 1789। उसके आगे जो डेट दे रखी है वह ध्यान रखना। 5 जून दे रखी है, 14 जुलाई दे रखी है, 20 जून दे रखी है। उसके स्थिति के अनुसार उसकी स्थिति के अनुसार वैसे सारी 1789 में ही हो रही हैं, लेकिन जो आगे डेट है उसकी परफेक्ट स्थिति को आपको बताने के लिए, जैसे कि बास्तिल का हो रहा है 1789 में तो हो रहा है, लेकिन डेट क्या थी 14 जुलाई। आगे देखो, देहाती इलाकों में गांव-गांव ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटे तो की गिरोह बुला लिया। आगे की चीज़ है, इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं है। आगे देखो, यहाँ से अपने विद्रोही राजा को शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंतर नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। ठीक है, जब इस तरह से विद्रोह बढ़ने लगा तो लुई 16वें ने नेशनल असेंबली को ही क्या कर दिया, मान्यता दे दी थी। उस समय सत्ता पर संविधान का अंकुश होगा, नेशनल असेंबली को एक मान्यता दे दी थी उसने। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों कर्तव्य बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन आदेश पारित कर दिया। जब उनको संविधान बनाने की इस तरह की जो है सत्ता दे दी, उनको नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी लुई 16वें ने, तो उन्होंने सबसे पहला जो काम क्या किया, 4 अगस्त 1789, जैसे कि मैंने कहा कि 1789 जो है वह इम्पोर्टेंट है, बस इसके आगे की जो डेट दे रखी हैं वह आपको हर एक स्थिति के अनुसार याद करनी है। तो 1789 तो है, लेकिन 4 अगस्त को क्या हुआ था, जब नेशनल असेंबली को मान्यता मिल गई तो उसने क्या कार्य किया, रात को करों कर्तव्य बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को
सामंती व्यवस्था को जो है आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल जो है हमारी क्लास रहेगी और आगे हम फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया जो है, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। नेशनल असेंबली ने आगे जो है अपना क्या रूप लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।